दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 का बीएससी 2 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, सेमेस्टर 4 में आप लोगों को बीएससी 2 है, जो सारे स्टूडेंट को यही पढ़ना है। एनवायरमेंटल स्टडीज 50 नंबर का ये आपका सिलेबस रहने वाला है, कोर्स रहने वाला है। उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भूमंडलीय तापन से क्या आशय है, भूमंडलीय तापन के कारणों और प्रभावों को विस्तार से लिखिए। ठीक है, विस्तार से समझाइए। ये आपका 50 नंबर का होने वाला है। और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे 15-15 मार्क्स के रहने वाले हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपका रहेगा 15 नंबर का और 5 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज से आप लोग का सेमेस्टर 4 का जो बीएससी 2 का है वो तैयारी शुरू कराया गया है। आप लोग सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है भूमंडलीय तापन से क्या आशय है, भूमंडलीय तापन के कारणों और प्रभावों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, समझते हैं कि भूमंडलीय तापन होता क्या है। भूमंडलीय तापन बोल लीजिए या फिर ग्लोबल वार्मिंग बोल लीजिए। ठीक है, एक ही बात है। पूछा जा रहा है कि वो होता क्या है और जो भूमंडलीय तापन है उसके होने के क्या कारण है और उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। टाइम पे मत जाइए कि 10 मिनट लग रहा है या फिर 12 मिनट लग रहा है। एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट को यही पढ़ना है, तो इसमें पास होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये समझते हैं। लिखा है कि भूमंडलीय तापन का तात्पर्य है पृथ्वी के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि। यह समस्या मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारकों के संयोजन से उत्पन्न होती है। क्या बताया जा रहा है कि जो भूमंडलीय तापन है उसका मतलब क्या है, तो पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि। ठीक है, लगातार ताप जो है आपका जो गर्मी है वो बढ़ते रहना ही उसको बोलते हैं भूमंडलीय तापन। और ये जो समस्या है वो मानवीय गतिविधि या फिर प्राकृतिक कारकों से भी होता है, दोनों के संयोजन से होता है, दोनों को मिला करके ये होता है। आगे लिखा है कि ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में गर्मी को फंसा लेती है। यह प्रक्रिया ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। ये जो ग्रीन हाउस गैस है जिसमें से आता है क्या आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है, तो वातावरण में सब गर्मी को फंसा के रखता है, जिसके कारण पृथ्वी में गर्मी बढ़ता है। और यही सब जो ग्रीन हाउस गैस के कारण गर्मी बढ़ता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है या फिर भूमंडलीय तापन कहा जा सकता है। तो भूमंडलीय तापन होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि इस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ता है। इसी कारण तापमान जो है पृथ्वी पर बढ़ता है और पर्यावरण जो संतुलन वो बिगड़ता है। इसके आगे हम लोग समझेंगे कि भूमंडलीय तापन के कारण क्या है। ठीक है, भूमंडलीय तापन के क्या क्या कारण है, किस कारण से भूमंडलीय तापन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होता है। तो उसका जो पहला कारण है, मुख्य कारण है, वो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। जो ग्रीन हाउस गैस है, जिसका ग्रीन हाउस गैस जो निकलता है वो जो है आपका सबसे मुख्य कारण है। इसमें क्या है, तो औद्योगिक क्रांति के बाद से फैक्ट्रियों, बिजली संयंत्रों और वाहनों द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न होती है। मीथेन मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और कचरे के अपघटन से निकलती है। कहा जा रहा है ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है वो कैसे होता है, तो औद्योगिक क्रांति, जब औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि जो भी देश है कृषि से उसको विनिर्माण की तरफ ले जाना। मतलब जो सारे लोग जो देश के कृषि पर निर्भर रहते थे, अब उसको विनिर्माण की तरफ ले जाना, उसी को बोलते हैं औद्योगिकरण या फिर औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो वहाँ से जो फैक्ट्री है, जो बिजली संयंत्र है, वाहन है या फिर जो भी धुआं वाले चीज़ है, ठीक है, वहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस निकला, जो उत्सर्जन हुआ, उसमें से क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल जलने से जो उत्पन्न हुआ, उसमें से जो मुख्य मीथेन भी है। मीथेन कहाँ से निकलता है, तो कृषि से, पशुपालन या फिर कचरे के अपघटन से निकलता है। तो ये सब जो ग्रीन हाउस गैस है, इसके कारण क्या है, तो इसी के कारण भूमंडलीय तापन होता है। दूसरा कारण है आपका वनों की कटाई। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। वनों की कटाई के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है। शहरीकरण, कृषि भूमि की मांग और लकड़ी के अंधाधुंध उपयोग ने वनों को नष्ट कर दिया है। वनों की कटाई भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित करता है वो वन ही करता है, पेड़ पौधे ही करते हैं। ठीक है, लेकिन इनके कटने से क्या हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ गया है। वो कटा क्यों, तो शहरीकरण या फिर कृषि जो कि भूमि बनाने के लिए या फिर लकड़ी का अंधाधुंध उपयोग के लिए, ये सब जो है वनों का कटाई हुआ। तीसरा कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण का जैसे मैंने पहले बताया, तो कृषि से विनिर्माण की तरफ बदलने को ही कहा जाता है औद्योगिकरण। ठीक है, तो उद्योगों से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण को दूषित करती है और तापमान बढ़ाती है। शहरीकरण के कारण निर्माण गतिविधियां और ऊर्जा की मांग बढ़ी है, जिससे प्रदूषण में वृद्धि हुआ है। शहरीकरण और औद्योगिकरण दोनों ही
भूमंडलीय तापन के लिए जिम्मेवार है, कारण है। ठीक है, चौथा पॉइंट है, चौथा कारण है आपका वाहनों का उपयोग। तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि ने वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई है। जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा है, कैसे? तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण। पांचवा कारण है प्लास्टिक और कचरे का दुरुपयोग। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और इनका उचित निपटान ना होने के कारण मीथेन और अन्य हानिकारक गैसें वायुमंडल पर पहुंच रही है। ठीक है, वायुमंडल में पहुंच रही है। प्लास्टिक का सही से निपटान नहीं किया जा रहा है, या फिर कचरे का दुरुपयोग हो रहा है, कचरे का भी सही तरीके से निपटान नहीं किया जा रहा, निपटारा नहीं किया जा रहा, जिसके कारण क्या है कि ग्रीन हाउस गैस आपका जो है वातावरण वो दूषित हो रहा है। ठीक है, और भूमंडलीय तापन जैसी समस्याएं आ रही। आगे हम लोग समझते हैं छठा पॉइंट, छठा कारण, तो प्राकृतिक कारण। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र की गैसों का उत्सर्जन और सौर विकिरण जैसी प्राकृतिक कारण भी मंडलीय तापन में योगदान देते हैं। प्राकृतिक कारण में क्या क्या है? प्राकृतिक चीज़ों से जो होता है, तो आपका ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्र की गैसों का उत्सर्जन, या फिर जो सौर विकिरण है, ऐसे प्राकृतिक कारण भूमंडलीय तापन को योगदान देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भूमंडलीय तापन के प्रभाव। अब प्रभाव को देख लेते हैं कि भूमंडलीय तापन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। पहला जो प्रभाव इसका है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? तो तापमान में वृद्धि के कारण मौसम का स्वरूप बदल रहा है, कहीं अत्यधिक गर्मी तो कहीं अत्यधिक ठंड पड़ रही है। मानसून में असंतुलन, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं बढ़ गई हैं। क्या हो रहा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो जा रहा है, क्योंकि जब भूमंडलीय तापन होगा तो जहाँ पर पहले ठंडी था वहाँ पर गर्मी होने लगा है, जहाँ पर पहले गर्मी था, जहाँ मरुस्थल था वहाँ पर आजकल बारिश होने लगा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसके कारण जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। इस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी समस्याएं देखी जा सकती हैं। दूसरा जो प्रभाव है वो है ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना मतलब जो बर्फ है, जैसे अंटार्कटिका में बहुत सारा बर्फ है, ठीक है, तो वहाँ से पिघल रहा है, क्यों? तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का बात है। इसमें क्या लिखा है कि आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों की बर्फ तेजी से पिघल रही है, इससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, तो तटीय क्षेत्रों और द्वीपों के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। क्या हो रहा है इससे? जो बर्फ पिघल रहा है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, उससे तटीय क्षेत्रों को, अधिक जो सबसे बड़े बड़े जो शहर हैं वो तटीय क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, वहीं पर उसका स्थान है। ठीक है, और जो द्वीप है वो भी समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण जो द्वीप है वो ढकता जा रहा है, बहुत सारे ढकते जा रहे हैं, तो ये भी एक खतरा है। तीसरा प्रभाव है जैव विविधता पर प्रभाव। तो कई जीव जंतु और पौधे जिनका जीवन वातावरण पर निर्भर है, विलुप्त होने की कगार पर है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी गहरा असर पड़ रहा है, जैसे प्रवाल भित्तियों का विनाश। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे प्रवाल भित्ति किसको बोलते हैं? तो प्रवाल भित्ति एक इसको बोल सकते हैं पॉलिप्स या फिर कोरल से बना हुआ रहता है ये। ठीक है, एक चट्टान की तरह इसको कहा, चट्टान की तरह मान सकते हैं प्रवाल भित्ति को, जो पॉलिप्स से या फिर कोरल से बनता है, तो उन पर भी खतरा मंडरा रहा है, उन पर भी खतरा है। चौथा पॉइंट है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो भूमंडलीय तापन से गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक, त्वचा कैंसर और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रसार हो रहा है, तो स्वास्थ्य संबंधित प्रभाव भी देखा जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां भी आ रही है, और जैसे जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है वैसे बीमारी होता जाता है, हीट स्ट्रोक होता है, त्वचा कैंसर, सांस संबंधित समस्याएं, इस तरह से बहुत सारी बीमारी भी होती है। पांचवा जो प्रभाव है इसका वो है कृषि और खाद्य सुरक्षा पर। तो असामान्य मौसम और वर्षा के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता घटने और पानी की कमी से कृषि संकट बढ़ रहा है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि अगर सही से वर्षा नहीं होगा, सही से सब कुछ होगा नहीं, तो जो किसान लोग हैं वो सही से अनाज को उगा नहीं पाएंगे, और इससे क्या होगा? तो खाद्य सुरक्षा में भी इसका असर पड़ेगा, प्रभाव दिखेगा। छठा पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि। तो बाढ़, सूखा, चक्रवात और जंगल की आग जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ गई है। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। समुद्र के तापमान के कारण क्या है? तो चक्रवात अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं, देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक आपदा में से जैसे बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, इस तरह का जो प्राकृतिक आपदा है, इस सब चीज़ों को ज़्यादा देखा जा रहा है। सातवां पॉइंट है आर्थिक प्रभाव। तो प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण देशों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। कृषि उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक प्रभाव को भी देखा जा सकता है कि कई सारे क्षेत्र जो हैं उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं भूमंडलीय तापन को रोकने के कुछ उपाय को। जैसा कि पहले देखा कि भूमंडलीय तापन किन किन कारणों से होता है, फिर हमने समझा कि भूमंडलीय तापन के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या प्रभाव इसके देखे जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग समझेंगे भूमंडलीय तापन को रोकने के कुछ उपाय, क्योंकि जब प्रभाव का बात हमने किया है तो वहाँ पर हम लोग को उपाय भी सुझाने पड़ेंगे, उपाय भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ उपाय जरूर लिख दें। तो इसका उपाय है हरित ऊर्जा का उपयोग,
सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अपनाना चाहिए। नवीकरणीय मतलब जो बन जाता है दोबारा, या फिर जो बहुत जल्दी समय में बन जाता है, ठीक है। तो हरित ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आपका पॉइंट है वन संरक्षण, जंगल को बचाना चाहिए। तो वनों की कटाई रोक कर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। वनों की जो कटाई हो रही है बेकारी कारण से, जहाँ पर रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, वहाँ पर जंगल को काट के बनाया जा रहा है, या फिर जो शहरीकरण के लिए जो बनाया जा रहा है, या फिर जो कृषि के लिए जमीन लेने के लिए जो जंगलों को हटाया जा रहा है, या फिर जो संसाधन है उसको निकालने के लिए जंगलों को हटाया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को रोक के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। जिससे क्या होगा, तो भूमंडलीय तापमान को कंट्रोल किया जा सकेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कार्बन उत्सर्जन में कटौती। तो औद्योगिक और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। कार्बन उत्सर्जन की कटौती होनी चाहिए, तो औद्योगिक या फिर वाहन प्रदूषण को कम करने के सख्त नियम बनाने चाहिए कि वहाँ पर कितना कोयला का उपयोग होगा, या फिर वहाँ पर किस तरह से जो हरित ऊर्जा उसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है आपका प्लास्टिक का सीमित उपयोग। तो प्लास्टिक के विकल्पों का उपयोग और कचरे का सही निपटान करना आवश्यक है। प्लास्टिक का सही उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक कितना यूज कर सकता है कोई, और कहाँ कहाँ कर सकता है, इन सब चीज़ों के लिए ध्यान होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए प्लान आना चाहिए। उसके बाद है कि कचरे का सही निपटान होना चाहिए, कचरे को सही जगह पर डालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये सब उपाय हैं। पांचवा उपाय है वो है सामूहिक प्रयास। तो व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि साइकिल का उपयोग, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग और ऊर्जा की बचत। तो सामूहिक प्रयास किया जा सकता है, जैसे कि आप सामुदायिक चीज़ों में आप साइकिल चला सकते हैं, या फिर अपने कार या फिर बाइक के जगह पर आप सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो जितना कम प्रदूषण होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम किया जा सकेगा। तो ये सब कुछ उपाय थे। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष को आपको लिखना है। निष्कर्ष में आप जो क्वेश्चन का आंसर लिखें उसी को 2-3 लाइन में लिखना रहेगा, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि भूमंडलीय तापमान आज की दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। इसके प्रभाव न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि मानवता के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये कुछ निष्कर्ष में लिख देना इस तरह का, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे और वो आपका मार्क्स जो है काट ना सके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन था आपका 15 मार्क्स का था, 15 नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।